वेलकम फ्रेंड्स, एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले योजना और परियोजनाओं के बारे में आज के इस टॉपिक में वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, जो विशेष करके वर्ष 2022 में केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज का महत्वपूर्ण विषय है कि 2022-23 में जो योजनाएं लागू हुई उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। प्रश्न के साथ साथ उसकी व्याख्या भी इस वीडियो के माध्यम से होगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके KVS में, SSC में एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाने वाली हैं। करेंट अफेयर्स के साथ साथ यह जीके का भी क्वेश्चन बन रहा है और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बहुत उपयोगी होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस राज्य ने दिसंबर 2022 में अरुणोदय 2.0 योजना लॉन्च की थी? किस राज्य ने दिसंबर 2022 में अरुणोदय 2.0 योजना लॉन्च की थी? तो इसका ऑप्शन है आपके पास ए में बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश, डी में आसाम। और इसका सही उत्तर होगा आसाम। अब यहाँ जो देखने की बात है महत्वपूर्ण रूप से वह यह है कि आप जो देख रहे हैं यहाँ पर वह यह है कि अरुणोदय से स्पष्ट होता है कि यह अरुणाचल प्रदेश के आसपास, अरुण मतलब होता है सूर्य, और उसके आसपास में आयोजित होने वाली यह योजना है। अब बात यहाँ आती है निकल के कि आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दिसंबर 2022 में अरुणोदय का दूसरा संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया। अरुणोदय 2 का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अर्थात DBT, आपसे कभी कभी DBT का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो DBT का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। उसके तहत यह लागू किया गया। अगला पॉइंट है इसी से रिलेटेड, इस योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से वंचित परिवार के 35 लाख महिलाओं को जोड़ने का है। कितना? 35 लाख लोगों को, महिलाओं को जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इससे कई प्रश्न बन रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो अब समझ में आप आया होगा कि अरुणोदय योजना क्या है। तो यह अरुणोदय योजना आसाम में चलाई जाने वाली योजना है और इसे यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत चलाया जाता है। और इस योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से वंचित परिवार को 35 लाख महिलाओं को इसमें जोड़ना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आर्थिक रूप से जो वंचित महिलाएं हैं, परिवार हैं, उन महिलाओं को जिनकी संख्या 35 लाख है उसे जोड़ना है और प्रत्येक महिला को इसमें 1250 रुपये अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे उनके खाते में डायरेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौशल कार्यक्रम जिसे हम PMKK अर्थात PMKKK के नाम से भी जानते थे, इसका नाम बदल दिया गया है। और इसका नया नाम क्या रखा गया है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। प्रधानमंत्री विकास का संवर्धन योजना, बी है प्रधानमंत्री कार्य विकास संवर्धन योजना, सी है प्रधानमंत्री वैभव संवर्धन योजना और डी है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। जिसका सही उत्तर होता है कि PMKK का नाम बदल करके कर दिया गया है PM विकास। इस PM विकास का अर्थ हुआ कि प्रधानमंत्री विकास का संवर्धन योजना, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना, जिसे कि शॉर्ट में प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन कहा जाता है, जिसे PM विकास भी कहते हैं। अब इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल से जान लीजिए। इसकी अनाउंसमेंट 15 दिसंबर 2022 के लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने की थी।
दूसरा पॉइंट है कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम PM-KK योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन अर्थात PM विकास योजना रखा गया और इस योजना को कैबिनेट ने 15 वित्त आयोग के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है। तीसरी पॉइंट बात यह है कि यह योजना में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 5 योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है। यह योजना में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 5 योजनाओं को मिलाकर रखा गया है और इसी से यह हो गया है विकास। पहला है सीखो और कमाओ, दूसरा है उस्ताद, तीसरा है हमारी धरोहर, चौथा है नई रोशनी और पांचवा है नई मंजिल। इस योजना के तहत जो 5 मुख्य योजनाओं को मिलाया गया उसको आप ध्यान से सुनेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पहला है सीखो और कमाओ, दूसरा है उस्ताद, तीसरा है हमारी धरोहर, चौथा है नई रोशनी और पांचवा है नई मंजिल। अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों के लिए योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक और कारीगर, ध्यान से फिर से सुनिएगा, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहीं और नहीं मिलेगा जो मैं आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इसलिए आप इसे ध्यान से समझेंगे। और यह 2022 का करंट अफेयर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। अल्पसंख्यक और कारीगर समुदाय के लिए योजना का उद्देश्य कौशल विकास, शिक्षा विकास, महिला नेतृत्व और उद्यमिता अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप का विकास करना है। इसी बात को आगे पॉइंट में निर्देशित किया जाता है कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के फायदे क्या क्या हैं। ध्यान से समझिएगा, फिर से रिपीट करता हूँ। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के फायदे क्या क्या हैं। इस योजना में कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी। किसमें? PM विकास योजना। आपका प्रश्न घुमा करके पूछता है कि किस योजना के तहत कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी, तो उसे कहते हैं PM विकास योजना। यह अल्पसंख्यक, दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, यह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की आय बढ़ाने और विकास में मदद करता है। कौन? PM विकास योजना। फिर इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि इसी का अगला पॉइंट है कि इस योजना से बाजार लीकेज करने में मदद की जा रही है। क्या कहा जा रहा है? इस योजना से बाजार लिंकेज अर्थात बाजार को जोड़ने की मदद की जा रही है और इस योजना को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। यह सुधार किया गया है, जैसा कि शुरू में उन्होंने बताया कि PM-KK अर्थात PM-KK को जोड़ करके PM विकास नाम रखा गया है। और यह योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में। आपसे पुनः यह प्रश्न बन सकता है और बनता है कि यह PM-KK योजना कब चालू की गई थी? तो 2015 में। आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए योजना से संबंधित। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को कब तक के लिए बढ़ाया है? रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो आप जानते हैं कि रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का अभिप्राय यह है कि आपका मकान जो है उसके छत पर आप सोलर प्लेट लगा करके सौर ऊर्जा के द्वारा जो घर में विद्युत आपूर्ति है उसे आप अनवरत बना सकते हैं और इससे देश को ऊर्जा के क्षेत्र में संबल बनाने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। तो यही बात कही गई है कि केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को कब तक के लिए बढ़ाया है। पहला ऑप्शन है मार्च 2025, दूसरा है मार्च 2026, तीसरा ऑप्शन है मार्च 2030 और चौथा है डी ऑप्शन मार्च 2048। तो इसका सही उत्तर होगा मार्च 2026 तक इसे बढ़ाया गया है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम पर आधारित केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाया है। कब तक के लिए बढ़ाया है? प्रश्न यहाँ बनता है कि रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को सरकार ने कब तक बढ़ाया है? तो 31 मार्च तक बढ़ाया है, 31 मार्च 2026 तक। दूसरा पॉइंट है कि नवीन और अनवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने
8 दिसंबर 2022 को इसकी घोषणा की है। कब घोषणा की है इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए? तो 8 दिसंबर 2022 को। इसे ध्यान में हमें रखना है। आगे है कि इस योजना के तहत सरकार क्या करती है? तो छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती है। इसके जरिए रूफ टॉप सोलर पैनल से 40,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है, अर्थात जो छत पर सोलर प्लेट लगाया जाएगा उससे 40,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। छत पर सोलर लगाने के लिए नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यह कैसे हम प्राप्त करेंगे, यह भी आपको स्पष्ट किया गया है कि नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। आगे है कि रूफ टॉप सोलर पैनल से क्या फ़ायदा होना है? तो रूफ टॉप सोलर पैनल से फ़ायदा है कि अगर आप सोलर बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यह इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक बिजली वितरण कंपनी के पास चली जाती है। इससे उपभोक्ता को आय भी होती है। रात में जब सोलर बिजली नहीं होती है उपभोक्ता को, तो कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो यह बहुत अच्छी योजना है सरकार की, जिसके द्वारा सरकार को एवं साथ ही साथ यह रूफ टॉप लगाने वाले यूजर उपभोक्ता को भी इसका लाभ मिलता है। रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम क्या है, इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। यह प्रोग्राम नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की देखरेख में चलाया गया है, जिसके मंत्री आर.के. सिंह हैं। यह ध्यान देने की फिर से आपका प्रश्न बनता है कि रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम यह योजना कैसे चलाई जाती है? तो यह प्रोग्राम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की देखरेख में चलाया जाता है, जिसके मंत्री आर.के. सिंह हैं। दूसरा पॉइंट है कि इस प्रोग्राम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाने पर केंद्र सरकार 14,588 रुपये प्रति किलोवाट की दर से सब्सिडी देती है। यह केंद्र सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। अगला पॉइंट है इसी पर रिलेटेड कि केंद्र सरकार का वर्ष 2030 तक 4,450 यानी कि 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना को किसानों के लिए सोलर पंप लगवाने जा रही है। अब आपका यहाँ प्रश्न बनता है कि कुसुम योजना, प्रधानमंत्री की कुसुम योजना क्या है? आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है? तो आपको इसका उत्तर देना होगा कि यह किसानों के लिए सोलर पंप लगाने की एक योजना है, जिसे कि हम कुसुम योजना कहते हैं। अब आगे प्रश्न है, हमारे पास नया प्रश्न है, वह है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने भटके हुए बच्चों को घर जाने और उनके परिवार से मिलाने के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि पेपर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, माइक के माध्यम से या अन्य तंत्र के माध्यम से जानकारी हमें मिलती है कि बहुत सारे बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं और उन्हें खोजने में परेशानी होती है और कभी कभी तो बच्चे मिल नहीं भी पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए, उन परिवार वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भटके हुए बच्चों को घर जाने और उनके परिवार से मिलाने के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का लॉन्च किया है। ए ऑप्शन है घर, बी ऑप्शन है स्वदेश, सी ऑप्शन है होम और डी ऑप्शन है फैमिली। तो इसका नाम है घर, GHAR घर। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनता है, गो होम एंड रीयूनाइट पोलर। गो होम एंड रीयूनाइट पोलर टू रीस्टोरेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ चाइल्ड। इस तरीके से होम घर लौटने की इनकी जो
प्रक्रिया है उसको नाम दिया गया है घर। अब इसके बारे में भी कुछ विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 9 दिसंबर 2022 को घर पोर्टल लॉन्च किया। NCPCR ने अपनी ही वेबसाइट पर इसे पोर्टल पर डेवलप किया है। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी आप लोगों के लिए। आगे पुनः बढ़ते हैं। क्या है? केंद्र सरकार ने साक्षरता को बढ़ाने के लिए दिसंबर 2022 में किस स्कीम की घोषणा की थी? केंद्र सरकार ने साक्षरता के बढ़ाने के लिए दिसंबर 2022 में किस स्कीम की घोषणा की है? ऑप्शन ए में है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, नंबर बी है स्टडी इंडिया, नंबर सी है एजुकेशन इन इंडिया, नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होता है ए, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसे हम निल्प कभी कहते हैं, NILP, निल्प, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। मित्रों, बंधुओं, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, हमारा यह जो आज का वीडियो है बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसका लाभ आप कैसे उठाते हैं। आगे आने वाले कुछ वीडियो में इस तरीके की जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है यह लगातार मिलती रहेगी, जो बहुत ही उपयोगी है। अब आप इसका कितना लाभ उठा पाते हैं यह आपके मानसिक स्तर पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है। तो केंद्र सरकार ने 12 दिसंबर 2022 में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसे हम NILP की घोषणा की थी। यह एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो सरकार ने 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों तक इस स्कीम का संचालन करेगी। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य मूलभूत साक्षरता के तहत 5 वर्ष के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों के लक्ष्य को कवर करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 5 करोड़ शिक्षार्थियों को अर्थात विद्यार्थियों को लक्ष्य को कवर करना, अर्थात उनको शिक्षा से जोड़ना है। इसके 5 मुख्य उद्देश्य आप यहाँ निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। वह है पहला 1 कि मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, नंबर 2 है महत्वपूर्ण जीवन कौशल, नंबर 3 है व्यावसायिक कौशल विकास, नंबर 4 है बुनियादी शिक्षा और नंबर 5 है सतत शिक्षा। अब आगे बढ़ते हैं कि निलप, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, अर्थात लिटरेसी से साफ साफ पता है कि यह साक्षरता से जुड़ी हुई है। तो इसके कुछ और मुख्य बिंदु हैं जिस पर हम लोग ध्यान देते हैं। वह क्या है? 5 वर्षों अर्थात 2022-23 से लेकर 2026-27 के लिए निलप का कुल बजट 1037.90 करोड़ रुपया रखा गया है। इसमें से 700 करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्सा और 337.90 करोड़ रुपया राज्य का हिस्सा होगा। चलिए मित्रों, बंधुओं, आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य और भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिस पर कि हमें चर्चा करना है। जो आपकी परीक्षा जैसे भी हो, अर्थात KVS हो, SSC हो, रेलवे हो या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें करेंट अफेयर्स के साथ साथ GK पूछता है, परीक्षा में पूछी जाती है, उसके योजना पर आधारित यह महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि 2022-23 में निष्पादित हुई थी, उसी पर है। PM मोदी ने गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसका नाम किस दिवंगत राजनेता के ऊपर रखा गया है? प्रश्न फिर से समझेंगे। PM मोदी ने गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसका नाम किस दिवंगत नेता के नाम के ऊपर रखा गया है? ऑप्शन है नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे हैं मनोहर पारिकर, नंबर 3 है सी जंगा रेड्डी और डी है अरुण जेटली। तो इसका सही उत्तर है बी, मनोहर पारिकर। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। PM मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कब किया है? 11 दिसंबर 2022 को। इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पारिकर के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। इसे ध्यान से सुनेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से भारत
की 6वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री, फिर से प्रश्न रिपीट करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से भारत की 6वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन ए नागपुर, नंबर 2 में है बिलासपुर, नंबर सी में है मुंबई और नंबर डी में है शिरडी। तो इसका सही उत्तर होगा नागपुर। अब इसका थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं जिससे कि हमें यह उत्तर हमेशा के लिए याद हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के नागपुर पहुँचे। यहाँ उन्होंने नागपुर महाराष्ट्र से बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह भारत की 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। वंदे भारत ट्रेन क्या है? तो वंदे भारत ट्रेन वर्ष 2019 में नई दिल्ली और बनारस के बीच पहली बार चलाई गई थी। इसे आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न हमेशा पूछता है। एक तो होता है कि जब भारत में पहली बार रेल जब आई थी उस समय कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी और कब आई थी, उसका उत्तर अलग है। और यह ध्यान दीजिएगा, वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड है कि यह कब चलाई गई थी। तो वर्ष 2019 में नई दिल्ली और वाराणसी के बीच पहली ट्रेन चली थी। नई दिल्ली से वाराणसी वंदे एक्सप्रेस नंबर 2 थी। दिल्ली से कटरा वंदे एक्सप्रेस भारत एक्सप्रेस तीसरी थी। मुंबई से गांधी वंदे भारत एक्सप्रेस और चौथी है नई दिल्ली से उन्ना वंदे भारत एक्सप्रेस। पांचवा है मैसूर से चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस और छठवां है नागपुर से बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए, इसी तरीके से अगला प्रश्न हमारे पास यह है कि मुंबई नागपुर समृद्ध एक्सप्रेस वे के पहले फेज का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। मुंबई नागपुर समृद्ध एक्सप्रेस के पहले फेज का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। पहले फेज की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 300 किलोमीटर, बी है 500 किलोमीटर, सी है 700 किलोमीटर और डी है 1000 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा 500 किलोमीटर। अब क्या है इसके बारे में थोड़ा वह भी जान लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। नंबर 1, इसकी जो मुख्य बात यह है कि यह एक्सप्रेस वे कुल 701 किलोमीटर का होगा। कुल एक्सप्रेस वे कितना होगा? 701 किलोमीटर का, लेकिन अभी लगभग 500 किलोमीटर तैयार हुआ है। नागपुर से शिरडी तक 500 किलोमीटर के पहले फेज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किया है। उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। अब आगे क्या है कि इस एक्सप्रेस वे का नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग रखा गया है। यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि उस रास्ते का नाम क्या रखा गया है? तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग रखा गया है। यह 6 लेन का एक्सप्रेस वे है। यहाँ वाहन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ले जा सकते हैं। और अगला पॉइंट है, यह मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के बाद महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे हो जाएगा। मुख्य बात यह है, तीसरे पॉइंट जो यहाँ दिखाया जा रहा है वह है कि मुंबई नागपुर समृद्ध एक्सप्रेस वे के बारे में। यह एक्सप्रेस वे कुल 701 किलोमीटर का होगा, लेकिन अभी लगभग 500 किलोमीटर तैयार हुआ है। बाकी बचा हुआ भाग अगले 6 महीने में पूरा हो जाएगा। पूरे एक्सप्रेसवे की कुल लागत 55,000 करोड़ रुपए अनुमानित है और यह महाराष्ट्र के 11 जिले से 392 गांव में होकर के गुजरेगी और इसका काम वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। मुंबई, अगला पॉइंट है, मुंबई नागपुर समृद्ध एक्सप्रेसवे से हमें क्या फ़ायदा होगा? तो इस एक्सप्रेस से मार्ग पर नया आर्थिक गलियारा बनेगा एवं इस एक्सप्रेसवे का यूज़ करके 14 जिलों को बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। फडणवीस साहब का कहना है कि एक्सप्रेसवे विदर्भ, यह एक्सप्रेसवे मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र में समृद्धि लाने में मददगार साबित होगा। अब अगला प्रश्न क्या है कि नागपुर मेट्रो के
पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? ध्यान देंगे। फिर से प्रश्न रिपीट करता हूँ। नागपुर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? नंबर 1 द्रौपदी मुर्मू, नंबर 2 बी है एकनाथ शिंदे, सी है नरेंद्र मोदी और डी है देवेंद्र फडणवीस। तो इसका उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को नागपुर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया। पहले फेज में नागपुर मेट्रो खापड़ी से प्रजापति नगर और प्रजापति से लोकमान्य नगर तक चलेगी। पहले फेज में नागपुर मेट्रो में कुल लागत 8,650 रुपये करोड़ की है। उन्होंने नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी है। इसमें अनुमानित लागत 6700 अर्थात 67 करोड़ रुपए रखी गई है। चलिए मित्रों बंधुओं, अब आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं कि क्या मुख्य बातें हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने बद्री गाय की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आनुवंशिक विकास की योजना बनाई है? देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ यह 2022-23 की सारी योजनाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहा गया है कि प्रश्न है कि किस राज्य ने बद्री गाय की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आनुवंशिक योजना बनाई है? तो पहला ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी में है हिमाचल प्रदेश, सी में उत्तराखंड और डी में है हरियाणा। तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले 10 वर्ष के लिए योजना बनाने के लिए चिंतन शिविर आयोजित किया है। दूसरा इससे रिलेटेड पॉइंट है कि दिसंबर 2022 में आयोजित इस चिंतन शिविर में बद्री गाय के उत्पादन को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। तीसरा इससे जुड़ा हुआ पॉइंट है कि गाय की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आनुवंशिकी सुधार जिससे कि जेनेटिक इन्हेंसमेंट करने की योजना बनाई गई है। इसी से रिलेटेड चौथा पॉइंट है कि इसके लिए अधिकारियों ने सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक का यूज करने की सलाह दी है। सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक में वीर्य से बछड़े वाले शुक्राणु को हटा दिया जाता है। इससे बछिया पैदा होगी, जिससे दूध उत्पादक बढ़ेगा। उन्होंने अच्छी क्वालिटी के आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक मवेशी से पैदा करने वाले भ्रूण एम्ब्रॉय को स्थानांतरण विधि का उपयोग करने की सलाह दी है। ये बद्री गाय क्या है, इस पर भी थोड़ा सा यहाँ पर फोकस डाला गया है कि बद्री गाय जड़ी बूटी वाले पौधों को चरने वाली गाय होती है। यह उत्तराखंड के मध्य हिमालय में मिलती है। बड़े शहरों में इसका घी लगभग 2500 रुपये प्रति किलो तक बिकता है। मार्केट में इसके यूरिन की डिमांड भी है। बद्री गाय की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस गाय में दूध काफ़ी कम है जिसके कारण आनुवंशिकी सुधार की जरूरत पड़ रही है। बहुत अच्छे। अब आगे प्रश्न बढ़ते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न यह है कि जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, प्रश्न यह बनता है कि एशिया में पहली बार भारत के किस राज्य ने स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क शुरू किया है? एशिया में पहली बार भारत के किसी राज्य ने स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क को शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन है नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी में मेघालय, सी में बिहार तथा डी में मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर होता है मेघालय। चलिए इस पर कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं कि मेघालय सरकार ने एशियाई के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का दिसंबर 2022 में लॉन्च किया है। दूसरा पॉइंट है इसका नाम मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क MMDN, याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म परीक्षा में पूछता है कि MMDN क्या है, तो इसका नाम है कि मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क। तीसरा पॉइंट है कि इसका उद्देश्य राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच प्रदान करना। मेघालय सरकार ने स्टार्टअप टेक ईगल के साथ साझेदारी में ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क की शुरुआत की है। अब मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क के बारे में थोड़ा और व्याख्या आप सुन लीजिए। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ड्रोन डिस्ट्रीब्यूशंस नेटवर्क का उपयोग करके राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में दवाओं, टीकों, ब्लड कंपोनेंट्स जैसे चीज़ों का वितरण करना है। यह पहली आधिकारिक ड्रोन उड़ान में मेघालय के
जैंगजल सब डिवीजन अस्पताल में उड़ान भरी, जो हब के रूप में कार्य करेगा। ड्रोन ने 30 मिनट से भी कम समय में पेडल डोबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाई पहुंचा दी। तो हमें ध्यान रखना है कि मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क क्या करता है, दवा पहुंचाने का काम करता है स्वास्थ्य केंद्रों पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज रिकॉर्ड किस शहर की मेट्रो के नाम हुआ है और उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। फिर से प्रश्न रिपीट करता हूँ, दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज का रिकॉर्ड किस शहर की मेट्रो के नाम हुआ है और उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 नागपुर, नंबर 3 कोलकाता, नंबर 4 जयपुर। तो इसका सही उत्तर होता है नागपुर। अब आगे देखते हैं इस पर क्या बातें हो रही हैं विस्तार से। यह 3140 मीटर लंबा डबल डेकर वायाडक्ट्स ब्रिज है। दूसरा पॉइंट है इसके बारे में, इसे नागपुर में वर्धा रोड पर बनाया गया है। इसका निर्माण नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई NHAI और महा मेट्रो की टीम ने किया है। इस डबल डेकर ब्रिज में फ्लाईओवर और मेट्रो ट्रेन को सिंगल कॉलम पर बनाया गया है। चलिए मित्रों, अब आगे नया प्रश्न है, एक जिला एक खेल योजना। एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है पंजाब, डी है राजस्थान। तो उत्तर है आपका बी, वह है उत्तर प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक खेल योजना को 1 दिसंबर को लॉन्च किया। दूसरा पॉइंट है इससे, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लोकप्रिय खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना है। इसके तहत हर जिले के सबसे लोकप्रिय खेल को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना एक जिला एक उत्पाद की सफलता के बाद शुरू की गई है। इसका आगे और क्या मुख्य बात है उस पर ध्यान देते हैं। एक जिला एक खेल योजना किस किस क्षेत्रों में है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। किस जिला को कौन सा खेल मिला है? कुश्ती के लिए वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजगढ़, देवरिया और महाराजगंज मिला है। एथलेटिक्स के लिए मैनीपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संबलपुर, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर। इन जिलों को एथलेटिक्स मिले हैं। हॉकी किनको मिला है? प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। इसी प्रकार टेबल टेनिस में आगरा और कानपुर हैं। बैडमिंटन में अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर हैं। भारोत्तोलन में मिर्ज़ापुर और बिजनौर हैं। बॉक्सिंग में बुलंदशहर और कुशीनगर हैं। तीरंदाजी में सोनभद्र और ललितपुर हैं। फुटबॉल में हाथरस हैं। तैरना में पीलीभीत हैं। शूटिंग में बांदा, कबड्डी में कन्नौज और लॉन टेनिस में प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसके लिए आप चिंतित ना होंगे, लेकिन यहाँ जो ज्ञान की बातें दी जा रही है उसके लिए तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। तो यदि वीडियो लंबी हो रही है तो घबराएं नहीं। ऐसा ज्ञान का कुंज, ज्ञान का प्रसाद हमेशा नहीं मिलता है, इसलिए धैर्य के साथ रहें। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी यह वीडियो होगी। किस राज्य में नवंबर 2022 में हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? किस राज्य में हर घर गंगा जल योजना नवंबर 2022 में लागू की गई है, लॉन्च की गई है? ऑप्शन है ए बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है राजस्थान। तो यह योजना जो लॉन्च की गई है प्रोजेक्ट वह है बिहार में। क्या कहा गया है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 27 नवंबर 2022 को राजगीर में हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज है। यह राज्य के सूखे क्षेत्रों में गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए एक पहल है। यह योजना
मानसून के मौसम के दौरान गंगा के अतिरिक्त पानी को स्टोर करने की मदद करेगी। और क्या है, हर घर गंगा जल स्कीम, यह भी कहा गया है कि हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली योजना का हिस्सा है और इस स्कीम में फर्स्ट फेज की लागत 4000 करोड़ रुपए आई है। बड़े पंप मोकामा पारा हाथीहस से गंगा जल को निकालेंगे और राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों खास करके राजगीर, बोधगया और गया में लगभग 7.5 लाख घरों में इसकी पानी सप्लाई होगी। इस पानी को राजगीर और गया के जलाशयों में जमा करके रखा जाएगा, स्टोर करके रखा जाएगा। और क्या है यह स्कीम? यह स्कीम वर्तमान में राजगीर, गया और बोधगया के शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, लेकिन स्कीम की दूसरे चरण में यह अगले वर्ष शुरू होने की उम्मीद है। गंगा जल को नवादा से भी सप्लाई कराया जाएगा। हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राजगीर, नालंदा में आसपास के क्षेत्र में जो मगध का राज्य साम्राज्य का केंद्र था। इसके अलावा यह बौद्ध और जैन दोनों ही धर्मों के संस्थापकों से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र चट्टानी और पानी की कमी वाला जगह है। अगला पॉइंट है कि वर्षा से भूमि जल के अनियोजित और अंधाधुंध उपयोग के भूमिगत जलाशयों को कम कर दिया गया है, उसकी भी भरपाई पूरा करेगा। अगला पॉइंट है कि साथ ही वाटर टेबल अर्थात भू जल की ऊपरी सतह को कम कर दिया गया है। गया, राजगीर और पानी की गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगा। गया और राजगीर में जो पानी की गुणवत्ता है उसको भी यह उठाने का प्रयास करेगा। और आखिरी पॉइंट है इससे कि हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट से क्या फायदा होगा, तो हर घर गंगा जल योजना गंगा के किनारे वार्षिक बाढ़ के संकट को कम करने में मदद करेगी। मानसून के मौसम में गंगा के पानी के मोड़ से नदी के किनारे पर बाढ़ के प्रभाव को कम करने में इससे मदद मिलेगी और गंगा के जल का सदुपयोग होगा। चलिए आगे प्रश्न हमारा क्या बनता है उस पर ध्यान देते हैं कि केंद्र सरकार ने नई चेतना पहल बदलाव की अभियान लॉन्च किया। यह किस सामाजिक बुराई के खिलाफ है? ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने नई चेतना पहल बदलाव की अभियान लॉन्च की और यह किस योजना की बुराई के खिलाफ है? नंबर 1 ए दहेज प्रथा, नंबर बी लिंग आधारित भेदभाव, सी जातिगत भेदभाव और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होता है लिंग आधारित भेदभाव अर्थात जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेंस जो होता है उसके लिए। अब इसकी थोड़ी व्याख्या सुन लेते हैं। अभियान का नाम नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ एक समुदाय के नेतृत्व में राष्ट्रीय अभियान चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत यह अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा चलाई जा रही है। यह अभियान को किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई चेतना पहल बदलाव की अभियान को 25 नवंबर 2022 को नई दिल्ली से लॉन्च किया था। साथ ही एक और पॉइंट है इस पर कि भारत में लिंग आधारित हिंसा अर्थात जेंडर बेस्ड वायलेंस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2021 में बलात्कार के 31,677 मामले दर्ज किए। औसतन 86 रोज अर्थात एक दिन में 86 बच्चों के ऊपर बलात्कार की घटनाएं हो रही होती हैं, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराध के लगभग 49 मामले हर घंटे इस पर दर्ज की गई। अर्थात 2020 में बलात्कार के मामलों की संख्या 28,026 थी, जबकि 2019 में 32,033 थी। अब चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं। वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो इस चीज़ का मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ, परंतु इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कई किताबों से कलेक्शन करने होंगे, कई वीडियो देखने पड़ेंगे, तब जा कर के आपको इसका जो मैं एक जगह उत्तर दे रहा हूँ, आपको कन्विंस कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऐसा मिलना मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नवंबर 2022 को कितने नारी चेतना केंद्रों का उद्घाटन किया? ध्यान से फिर से सुनेंगे
केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नवंबर 2022 में कितने नारी केंद्र चेतना केंद्रों का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन है ए 100, बी है 120, सी है 160 और डी है 180। इसका सही उत्तर होगा सी 160। अब नारी चेतना केंद्र क्या है, इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। यह सेंटर निजी और सार्वजनिक स्थानों पर हैं। परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं का समर्थन करेगी। जैसा कि नाम है नारी चेतना केंद्र, तो इसका फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यह सेंटर निजी और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं, परिवार, समुदाय, कार्यस्थलों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं का समर्थन करेगी। दूसरा पॉइंट है कि देश भर में 1251 लिंग संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां से लैंगिक हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं पर मदद मांग सकती है। 1251 लिंग संस्थान ऐसे हैं जहां से महिलाएं आसानी से अपनी मदद में उनसे गुहार लगा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्द यह टॉपिक अब समाप्त होने वाला है, यह वीडियो, इसलिए धैर्य के साथ सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। किस राज्य ने अनीमिया की समस्या के निवारण में अम्लान अर्थात एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान लॉन्च किया है? अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है बिहार और डी है राजस्थान। इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर में खून की कमी होती है, मतलब शरीर में रेड ब्लड सेल की कमी होती है, जिसके चलते टिश्यू तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। शरीर में हीमोग्लोबिन स्तर कम हो जाता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 23 नवंबर 2022 को अम्लान अर्थात अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान को लॉन्च किया है। इस अभियान का लक्ष्य उड़ीसा में महिलाओं और बच्चों में अनीमिया की समस्या को खत्म करना और राज्य को अनीमिया मुक्त बनाना है। अगला पॉइंट है इसी में, यह अभियान राज्य भर में 55,000 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ साथ 74,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है। अब बहुत जल्द वीडियो समाप्त होने वाली है, धैर्य के साथ सुने। भारतीय रेलवे वर्ष 2025-26 से किन ट्रेन को निर्यात करने की योजना बना रही है? बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय रेलवे वर्ष 2025-26 में किस ट्रेन को निर्यात करने की योजना बना रही है? नंबर ए है महाराजा एक्सप्रेस, नंबर बी है शताब्दी एक्सप्रेस, नंबर सी है वंदे भारत एक्सप्रेस और नंबर डी है विवेक एक्सप्रेस। तो वह नाम जैसा है परिचित, वह है सी वंदे भारत एक्सप्रेस। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार कई देशों ने भारत की वंदे भारत ट्रेन के लिए दिलचस्पी दिखाई है। रेलवे अब इसे निर्यात करने की योजना बना रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस। ध्यान से सुनिएगा आगे क्या कहा गया। मंत्री का कहना है कि जिस तरह भारत ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात कर रहा है, उसी प्रकार भारत वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी निर्यात करेगा। भारतीय रेलवे वर्ष 2025 से 26 तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी एशिया के बाजारों में वंदे भारत ट्रेन की निर्यात करने की योजना बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि रेलवे स्लीपर कैटेगरी वाली स्वदेशी ट्रेन का नया संस्करण वर्ष 2024 तक लॉन्च करेगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बनता है रेलवे स्लीपर कैटेगरी वाली स्वदेशी ट्रेन का नया संस्करण वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आखिरी समय पर पहुंच गए हैं, घबराएं नहीं, धैर्य के साथ सुने। केंद्र सरकार ने सुसाइड को रोकने के लिए नवंबर 2022 में किस पॉलिसी को लॉन्च किया? ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जीवन से निराश लोग ज़्यादातर जा करके सुसाइड कर लेते हैं और उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, खास करके जो अपने पीछे परिवार वालों को छोड़ जाते हैं, उसमें बहुत समस्या होती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने सुसाइड को रोकने के लिए नवंबर 2022 में किस पॉलिसी को लॉन्च किया था? उसे कहते हैं, नंबर ऑप्शन है आपके पास, ए नो सुसाइड इन इंडिया, बी में है मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिया, सी में है प्रिवेंट सुसाइड इन कंट्री और डी में है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। तो डी है कि नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी क्या कहती है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है।
नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी यह कहती है कि यह नीति आने वाले दशक में मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने और सुसाइड को रोकथाम के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करता है। दूसरा है कि इस पॉलिसी का लक्ष्य 2023 तक देश में आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करना है। और इससे कुछ मुख्य बातें, इसका उद्देश्य क्या है, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी का उद्देश्य क्या है। इस स्ट्रेटजी का 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला यह उद्देश्य है कि यह अगले 3 वर्षों के भीतर सुसाइड के लिए प्रभावित निरंकारी निगरानी तंत्र अर्थात सर्विलांस मैकेनिज्म स्थापित करेगा। नंबर 2 उद्देश्य है कि यह मनोरोग बाह्य रोगी विभाग अर्थात साइकेट्रिस्ट आउट पेशेंट स्थापित करना चाहता है, जिससे अगले 5 वर्षों के भीतर सभी जिलों में जिला मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के माध्यम से सुसाइड रोकथाम सेवा प्रदान करेगा। तीसरा उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य अगले 8 वर्षों के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थाओं में एक मेंटल वेलफेयर पाठ्यक्रम की शुरुआत करेगा। अर्थात इसमें क्या है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों को पढ़ाई भी कराई जाएगी। चौथा पॉइंट है कि नेशनल सुसाइड रोकथाम रणनीति का चौथा उद्देश्य आत्महत्या की निगरानी को मजबूत करना। और नेक्स्ट है इसके अलावा मूल्यांकन के माध्यम से सुसाइड के मामलों का ध्यान देना। इसकी क्या जरूरत पड़ी, इस पर भी ध्यान दे देते हैं। पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर देश के लीडरशिप, पार्टनरशिप और इंडस्ट्रियल्स कैपिटल्स को मजबूत करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुसाइड रोकथाम सेवाएं प्रदान करने के लिए हेल्थ सर्विसेज कैपेसिटी में वृद्धि करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुसाइड के रोकथाम और सुसाइड के व्यवहार को कम करने के लिए सामाजिक समर्थन विकसित करना है। NCRB के अनुसार बीते वर्षों में भारत में सुसाइड करने की संख्या 2021 में 1,64,033 थी, 2019 में 1,39,123 थी, 2020 में 1,53,052 था, 2021 में 1,64,033 था। और भारत में चल रही सुसाइड रोकथाम के लिए और कौन कौन सी संस्थाएं हैं और कौन कौन सी पॉलिसियां हैं, इस पर ध्यान देंगे। वीडियो के आखिरी में हम लोग नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और आखिरी है नेशनल पैलिएटिव केयर प्रोग्राम। तो मित्रों, बंधुओं, अभ्यर्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं यह वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन जो भी प्रश्न आपके सामने आए उत्तर के साथ साथ इतनी सुंदर व्याख्या आप कई किताबों को चुन करके भी खोज करके भी इतनी अच्छी व्याख्या तैयार नहीं कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसी तरह हमारे वीडियो को सुनें, देखें तथा विचार करें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरीके की उपयोगी जो भी वीडियो आपके पास मैं देना चाहता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। खास करके KVS, SSC, रेलवे एवं अन्य जहां भी आप कंपटीशन के लिए जाते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आगे फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, नए जोश व खरोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।